अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है डायनामिक्स। 2 यूनिट हमने पूरे कर लिए हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स जो है ना साथ साथ वो ज़रूर करें। हर लॉन्ग सवाल के साथ जो न्यूमेरिकल है वो मस्ट है। ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल मैथ वाले जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, चैप्टर 1 के एंड पे भी है, चैप्टर 2 के एंड पे भी है, उनको मैथ की तरह ज़रूर करें, तैयार लिख के करें। ठीक है, वो ज़रूर करने हैं, वो छोड़ने नहीं है। और साथ एक्सरसाइज जो है, पहले की एक्सरसाइज मैंने बनाई है, सेकंड वाली एक्सरसाइज अभी थोड़ा रहता है उसमें काम, वो भी आ जाएगी। तो एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें और साथ डेफिनेशनें। अभी भी जो मैं आपको देखें ये पिंक कलर की डेफिनेशनें आएंगी, बाकी भी जो निशान लगवाऊंगा डेफिनेशन याद करें, उसको लिख के देखें। सारा रट्टा नहीं मारना होता, हर चीज़ नहीं पढ़नी होती। ठीक है, उतना ज़ाहिर टाइम भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ों का। अब ये जो चैप्टर है ना डायनामिक्स, ये जो पिछला टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 जो था, उसमें सिर्फ मोशन थी, हरकत जो हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है ना, उसको हम स्टडी करते थे। यहाँ उसी का एक स्टेप आगे हमने जाना है कि जो मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, उसकी रीज़न भी क्या है, उसकी जो वजूहात हैं उसको भी साथ शामिल लेंगे, और जो हरकत जो मूवमेंट हो रही है वो भी लेनी है। तो उसी को फॉरवर्ड जो है वो आगे लेके चल रहा है। डायनामिक्स इसका नाम है। पहला पेज ये कुछ भी नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। सेकंड पेज के अंदर भी कुछ नहीं है, ये बैकग्राउंड सारी दी हुई है। ठीक है, इसमें से भी कुछ नहीं पढ़ना आपने। ये स्पेशल लड्डू पेठियाँ वाला बंदा भी आया हुआ है। ठीक है, सो बहरहाल ये उसने यही लिखा हुआ है, द फूड वेंडर ऑन द मूव। खाना खिलाने वाला बंदा जो बेच रहा है, वो बंदा वो हरकत कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। रेडी के ऊपर उसने सारा कुछ लगाया हुआ ना, तो उस रेडी को लेके जाता है, डिफरेंट जगहों पर रुकता है, फिर तो उसकी भी मूवमेंट उसने बताई हुई है। बहरहाल ये वैसे ही है, एक उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे आना है, ये जो पेज नंबर 58 है ना, ये जहाँ पे ये कौन है, शाहिद अफरीदी है, जहाँ पे वो छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। इस निकम्मे ने, मुझे तो नहीं ये बंदा अच्छा लगता, ऊपर आसमान पे चढ़ा देता होता था, और अक्सर 20 मैचों में से किसी एक मैच में इसने चलना होता था। सो बहरहाल, सो देखें यहाँ से हमने पढ़ना है, ये मैंने उसको ब्रैकेट में किया हुआ है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ये ब्रांच है। मैकेनिक असल में वो ब्रांच है इसकी फिजिक्स की, जिसके अंदर हम मूवमेंट को हम देखते हैं। ये जो हमारी मशीनें हैं ना, मशीनों के अंदर भी पुर्जे उनके चल रहे होते हैं, घिस रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी हरकत आती है वो मैकेनिक्स होती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन की स्टडी को डील करती है। मोशन को हम पढ़ रहे होते हैं, मूवमेंट को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड, अब ये नई चीज आ रही है, एंड द काज, और उसकी वजह क्या है, इसको काज पढ़ना है। एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, और उसकी जो मूवमेंट है उसकी वजह क्या है, इज कॉल्ड डायनामिक्स। मूवमेंट को पढ़ना है, मूवमेंट की जो वजह है उसको पढ़ना है। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो वो क्या चीज आएगी, डायनामिक्स। तो इसको डायनामिक्स में मोशन और उसकी वजह, ये दोनों चीजें हमने पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे चलें। अब इसके अंदर जो मेन बड़े बड़े टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो ये ऊपर उसने लिख दिए हैं। फोर्स है, पहले हमने फोर्स को पढ़ना है, ताकत जिसको हम कहते हैं। जैसे ये बंदा, ये लड़का, वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कहीं पे भी लग सकती है। अभी हम फोर्स को तफसील से पढ़ते हैं। फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के साथ एक कंसेप्ट आता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया बड़ा मजे का कंसेप्ट है, और उसके साथ फिर आगे मूवमेंट है। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। अब फोर्स जो है ना, फोर्स की पहले डेफिनेशन देख लें। ठीक है, क्योंकि बाकी तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है सारी। डेफिनेशन जो है ना, ये इस पेज के ऊपर है, 58 पेज के ऊपर। और ये वही बात जो पिंक वाला डिब्बा उसने बनाया होता है, ये जहां पे आया आपने लाजमी इसको याद करना है, लिखना है, स्पेलिंग याद कर लेने हैं। सो देखें क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स मूव्स। एक फोर्स या कुव्वत क्या करती है, मूव करवाती है, हरकत दिलाती है। और टेंड टू मूव, या मूव करवाने की कोशिश करती है। जैसे वो लड़का दीवार को धक्का लगा रहा था, अब जितना मर्जी वो धक्का लगा ले, फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, पर वो मूव होनी नहीं है। ठीक है, ट्राइज टू मूव। ठीक है, मूव करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, टेंड्स टू मूव। ठीक है, ये उसका मतलब आ रहा है। यहाँ कोई छोटी सी साइकिल होगी तो उसको धक्का लगाएगा तो वो चल पड़ेगी, तो वो मूवमेंट में आ जाएगी। तो फोर्स क्या कर रही है, या तो मूव करवा देती है किसी चीज को, या उसको मूव करवाने की कोशिश करती है, टेंड टू मूव। फिर इसी तरह आगे आता है स्टॉप्स, या उसको रोक लेती है, और टेंड टू स्टॉप, या फिर रोकने की कोशिश करती है। ठीक है ना, गाड़ी के आगे आ जाएं और उसको रोकने की कोशिश करें तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन वो रुकेगी नहीं, हमसे हमें ही कुचल के चली जाएगी। लेकिन वही बात है, साइकिल है या खिलौना गाड़ी आ रही है तो उसको हम रोक लेंगे।
तो स्टॉप करती है फोर्स या स्टॉप करने की कोशिश करती है द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट को, किसी भी बॉडी की मूवमेंट को। तो ये लाइन आ गई, ठीक है। तो फोर्स क्या कर रही है, मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन, ये भी हो सकता है कि अगर वो रोक नहीं सकती तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, ठीक है ना। एक चीज चल रही है, उसको हवा मारे तो वो दूसरी तरफ को चल पड़े, या एक सीधी लाइन में जा रही है, अब उसको दिक्का जाएगा, आपका दोस्त साइकिल पे जा रहा है, अब उसको दिक्का मारे तो वो थोड़ा सा उधर को हो जाएगा, तो वो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट की मिसाल है बेहतरीन, बॉलर बॉल करवा रहा है ना, तो वो जाहिर है वो आ रही है चीज़, अब हम बैट से फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उसकी सिमत चेंज कर देते हैं। कुछ छक्का जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले बॉल इधर को आ रहा था, उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो ये डेफिनेशन आपने ज़रूर याद करनी है। बाकी इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिएगा, वही उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि फोर्स यही कर रही है, उसको रोक रही है। तो इसमें और कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है, याद करने वाली यही डेफिनेशन है। और उसके साथ ये भी मैंने एक देखें टिक किया हुआ है, ये कंसेप्चुअल सवाल बन सकता है। यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ, आपके पास एक छुरी है और आप एक एप्पल काटना चाह रहे हैं, तो छुरी के ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा कि सेब कट जाएगा। तो फिर फोर्स की ये भी आ गई कि ये चीज़ों को काट भी सकती है, ठीक है ना। तो काटने दैट्स अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप, उसकी शक्ल चेंज कर सकती है। अब जैसे वो चिकनी मिट्टी लाते हैं तो उसको हम दबा दबू के कुछ नई चीज़ बना लेते हैं। तो सेब की शक्ल थी ना प्रॉपर, तो हमने उसको काट के 2 पीसेस में कर लिया, उसकी शक्ल चेंज हो गई। तो उसकी जो शक्ल है वो भी हम चेंज करवा सकते हैं। तो ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल इसमें से बन सकता है कि फोर्स क्या किसी चीज़ की शक्ल भी चेंज कर सकती है। तो हम कहेंगे यस, और ये 1-2 लाइन जो है इस तरह की हम लिख देंगे। तो ये फोर्स के अंदर से आपने ये करना है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और ये थोड़ी 2-3 लाइनों को ज़हन में रखना है, याद वो वही डेफिनेशन करनी है। अब देखें उसके बाद ये आ गया इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है, इनर्शिया बेसिकली ये होता है कि कोई भी जो चीज़ है ना, अपनी जो उसकी हालत है, जिस हालत में भी वो चीज़ है, मसलन वो रुकी हुई है या चल रही है, तो वो क्या करती है कि अपनी उस हालत को बरकरार रखना चाहती है। अगर वो रुकी हुई है, कहती बस मैं रुकी हुई, मैंने नहीं इधर उधर होना, खुद बहुत इधर उधर नहीं होती, अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, हम ताकत लगाएंगे तो फिर वो चीज़ वहाँ से हिलेगी, ठीक है। कोई चीज़ चल रही है तो उस पर भी जब तक कोई फोर्स ना लगाए उसने चलते रहना है, ठीक है। जैसे ये बॉल कोई रोल करते हैं, बॉल कोई फेंकते हैं, अगर उस पर कोई और फोर्स ना लगे तो उससे चलती जाए, लेकिन वो ज़मीन की ग्रेविटी और हवा की जो रुकावट है उसकी वजह से वो रुक जाती है चीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन देखें इनर्शिया की क्या बनती है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की, क्योंकि कोई बॉडी है, कोई जिस्म है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेजिस्ट, ये मुज़ाहमत करती है, एनी चेंज, किसी भी तब्दीली को, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, अपनी रेस्ट वाली हालत में या मोशन वाली हालत में, ठीक है। तो ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपनी वो रेस्ट की पोजीशन या मोशन की पोजीशन को वो चेंज नहीं होने देती, उसको रेजिस्ट करती है कि भाई तुम कौन आए हो मुझे चेंज करवाने वाले, ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मुझे वहीं पे रहने दो। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया है। आम रूटीन में भी कोई बंदा तब्दील ना हो रहा हो, अपने नज़रियात पे कायम हो पुराने पे, तो हम कहते हैं इसके अंदर बड़ा इनर्शिया, ठीक है ना, ये चेंज ही नहीं होता। तो इनर्शिया इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर उसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पहले गैलीलियो ने देखा था कि चीज़ें जो हैं, ये देखें लिखा हुआ, इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर ऑब्जेक्ट्स। जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको रोकना आसान होता है, जो हैवी होती हैं उनको मुश्किल होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव, इस तरह उनको हैवी को मूव करना भी मुश्किल है। फिर न्यूटन ने आकर ये सारा देखा था कि हर चीज़ जो है वो रेजिस्ट करती है। तो ये जो इनर्शिया की डेफिनेशन बना रहा है वो कौन आके बना रहा है, न्यूटन। तो बस ये है असल इसका क्या है, फिर वही बात कि आपने डेफिनेशन याद करनी है, ऊपर वाला जस्ट रीड कर लें, समझ लें, ये वही बातें हैं। अब ये उसने साथ ना बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको वैसे इनका पता होना चाहिए। ये हमने वैसे भी रूटीन में कभी किया भी होगा आप लोगों ने कि एक गिलास है, गिलास के ऊपर पतला सा कोई कागज़ रख लेते हैं, ऊपर जो है वो 1 रुपये का जो सिक्का है वो रख देते हैं, ठीक है, 5 रुपये वाला, और बड़ी तेज़ी के साथ उसको आप ऐसे ठोकर मारते हैं या खींचते हैं तो सिक्का बजाय साथ आने के वहीं गिर जाता है उस गिलास के अंदर। वजह क्या है कि इनर्शिया है, जहाँ वो पड़ा हुआ है वो कहता है मुझे वहीं पड़ा रहने दो, तो वो साथ हम तेज़ी से खींचते हैं तो वो इनर्शिया की वजह से वहीं का वहीं रहता है,
ठीक है। और एक और ये नीचे उसने ये भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। वही बात, सिक्कों का ढेर लगाया हुआ है और नीचे से तेजी से आप वो कागज़ को खींचेंगे तो वो सिक्के वहीं के वहीं रहेंगे अपनी उसी पोजीशन के ऊपर। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये एक्सप्लेन की हुई है। अगेन एक्सपेरिमेंट्स को याद नहीं करना, लेकिन बस आपके माइंड में हो कि ये ऐसे होता है। कहीं लॉन्ग सवाल कोई आए तो फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आगे ये बड़ा ही एक अहम कंसेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम भी बेसिकली मूवमेंट ही है। कोई भी चीज़ जो हरकत कर रही है ना, हम कहते हैं उसके अंदर मोमेंटम है। मोमेंटम असल में क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट है, यानी उसके अंदर जो हरकत है उसकी मिकदार कितनी है। अब हरकत की मिकदार जो है वो डिपेंड करते हैं उसके वजन के ऊपर। अब जैसे कभी आप ये देखें कि कोई बलडोज़र है ना, तो बलडोज़र कभी आप वो देखें तो वो जो सड़क बना रहे होते हैं तो कितनी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, उसकी स्पीड देखें बहुत कम है, तो मूवमेंट बहुत थोड़ी है उसके अंदर, लेकिन उसका मैस बहुत ज़्यादा है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो हम तब भी कह सकते हैं इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, हालांकि मूवमेंट थोड़ी है। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हरकत की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा है। आप हल्का हल्का वो चल रहा है, आप खड़े हो जाए उसके आगे रोके, हाँ नहीं रुकेगा, क्यों? क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे इसमें मोमेंटम ज़्यादा है। इसी तरह गोली जो है, गोली देखें उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन उसका जो वजन है बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन वजन थोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। उसने जब जाना है, लगना है, तो कहाँ कहाँ घुस जाना है उसने। तो मोमेंटम क्या है कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसका मैस कितना है चीज़ का और उसकी स्पीड कितनी है। अब जैसे खिलौना गाड़ी है, उसकी मैस भी कम है और उसकी स्पीड भी बेचारी की कितनी की होती है। तो स्पीड भी कम है, मैस भी कम है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? बहुत थोड़ा होगा। एक बच्चा भी उसको रोक लेता है, ठीक है। तो इसी तरह चीज़ जितनी हैवी हो, उतनी तेज़ भी चल रही हो, तो उतना ज़्यादा मोमेंटम। जैसे टक्कर लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट इसीलिए बड़ी चीज़ों का बड़ा एक्सीडेंट होता है, ट्रेनों का ये वो, क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब टक्कर लगनी है तो अल्लाह माफ़ी दे, बहुत बुरा काम हो जाता है। तो ये देखें, बाकी एक्सप्लेनेशन वही है सारी। तो अब डेफिनेशन पे आ जाए। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये मैंने आपको बताया ना, मोशन की क्वांटिटी है, मोशन की मिकदार है, हरकत की मिकदार है। इट पोजेसेस, जो उस बॉडी में होती है, पोजेस होता होना, ड्यू टू इट्स मैस, जाहिर है उसके मैस की वजह से, एंड वेलोसिटी की वजह से। स्पीड और मैस, इन दोनों की वजह से उसके अंदर जो ये क्वांटिटी होती है। और इसमें आपने ये नीचे वाला, यानी ये डेफिनेशन से लेके तो आपने यहां तक पक्का इसको याद करना है। द मोमेंटम पी, मोमेंटम को पी से शो कराएंगे। ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एम एंड वेलोसिटी वी, कि मैस और वेलोसिटी को आप प्रोडक्ट यानी कि ज़रब दिलाएं तो वो मोमेंटम मिल जाता है, जिसको हम पी से शो कराते हैं। ये इसका फार्मूला है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद करना है, ये सवालों में बाकी चीज़ों में आता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या है, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है कि मोमेंटम किधर को है, और ज़ाहिर है मोमेंटम उधर को ही होना है जिधर को उसकी स्पीड है, जिधर को वो चीज़ जा रही है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखना ये यूनिट कैसे बनती है, यूनिट बनती है इन्हीं चीज़ों से। मोमेंटम किससे बन रहा है? मैस और वेलोसिटी से। तो मैस की यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को मिला के किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये उसकी यूनिट हो जाती है। तो मोमेंटम में आपने फिर मैंने दोबारा बता दूं कि यहाँ से लेके तो इस जगह तक आपने प्रॉपर याद करना है, ठीक है। इसमें फार्मूला वगैरह भी आता चाहिए। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन है। अभी हम देखते हैं जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। तो ये जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये लाजमी आपने याद करना है। अब न्यूटन का जो पहला कानून है ना, लॉज ऑफ मोशन, अब मोशन के मुतालिक की बात हो रही है, मूवमेंट के मुतालिक, तो न्यूटन ने 3 कवानीन हमें बना के दिए हुए हैं। तो वो 3 कवानीन हमने पढ़ने हैं। जो पहला लॉ है ना, वो ज़रा अगेन उसकी डेफिनेशन, हमेशा पहले चीज़ की डेफिनेशन पे आया करें। है क्या वो चीज़? अ बॉडी कंटिन्यूज इस स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी जो है वो अपनी जो रेस्ट की हालत है उसको कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या उसकी जो हरकत चल रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि उस पर कोई टोटल फोर्स कोई ना उस पर लग रही हो। यानी आम अल्फाज में आपको ये बताऊं कि वो ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी है ना, कोई रुका हुआ है, रेस्ट में है या मूवमेंट कर रहा है, वो अपनी हरकत को या अपनी उस हालत को बरकरार रखता है। वही इनर्शिया में हमने यही पढ़ा ना
कि कोई चीज़ किताब पढ़ी हुई है तो पढ़ी हुई है, अपनी उस हालत को बरकरार रखेगा। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। रूटीन में ऐसे नहीं होता, लेकिन हो सकता है ऐसे, चलती रहेगी अनलेस क्या हो कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब किताब पढ़ी हुई है, जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं तब तक उसने अपनी हालत को चेंज नहीं करना। इसी तरह कोई चीज़ चल रही है तो जब तक वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसने रुकना नहीं है। ये हमारा ये लॉ बता रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि चीज़ रुक जाती है, वो इसी वजह से रुकती है कि ज़मीन की ग्रेविटी है, ज़मीन उसको खींचती है, रगड़ की कुव्वत है, फ्रिक्शन लगती है उसके ऊपर, फिर हवा उसके अगेंस्ट चल रही होती है, तो इसलिए वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। अब इसकी भी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। इस पर कभी कभी नोट आ जाता है, तो नोट जब आता है तो फिर ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको आपने इसके साथ याद करके शामिल कर लेना है। अगर सिर्फ तरीफ पूछे 2 नंबर की तो आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है नीचे पिंक वाली, और अगर वो कहे कि 4 नंबर का सवाल है तो फिर आपने ये पहला पैराग्राफ इसमें शामिल कर लेना है। और उसके अंदर वही बातें हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज, ये खुद पढ़ लीजिएगा, वही बातें जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे अगेन ये कंसेप्चुअल एक सवाल आ जाता है कि जो पहला कानून है, इसको आम अंदाज में इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये देखें लिखा हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं वो इनर्शिया की बातें हैं सारी, कि भाई अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहने की, और चल रही है तो चलने रहने की, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ, इसको पढ़ लें। सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मादे की जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसी को डील कर रहा है। देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सवाल आ सकता है भाई लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों कहते हैं फर्स्ट लॉ को, तो आप यही जो 2 लाइनें हैं आप उसको लिख दें। और इसके साथ ही जो नीचे पैराग्राफ है ना, ये नीचे वाला पैराग्राफ कंसेप्चुअल सवाल के लिए है। देखिए पढ़ ले, कहता है वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, कहता है बस के अंदर कोई लोग खड़े हुए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो गिरने की उनका होता है। व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, तो अचानक ब्रेक लगाए तो लोग आगे की तरफ होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि पहले वो मूव कर रहे थे, तो एकदम से ब्रेक लगती है तो बॉडी जो ऊपर वाली बॉडी है, नीचे से तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है जो हवा में है वो आगे की तरफ जाना चाह रही होती है, तो वो हम भी इस वजह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आगे को गिरने की होती है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसका पता होना चाहिए। अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, ये अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये लाजमी आपने इसको तैयार करना है। और ये क्या कहता है, अब वहीं से बनाएगा, ये कानून है, थोड़ा 2-4 लाइनें ज़्यादा हैं तो पढ़ के देख लेते हैं। कहता है व्हेन अ नेट फोर्स, अच्छा सॉरी एक चीज़ रह गई पीछे, उसने बात की थी नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स ये होती है कि कोई भी बॉडी है ना, उस पर कोई सिंगल फोर्स नहीं लगती, एक खाली एक कुव्वत नहीं लग रही होती, एक से ज़्यादा भी लग रही होती है। जैसे मैं बता रहा था ना कि बाल आपने रोल किया, ज़मीन के ऊपर रगड़ता हुआ जा रहा है, तो उसको ग्रेविटी भी खींच रही है, उस पर फ्रिक्शन भी लग रही है, उस पर हवा का जो असर है वो भी लग रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 उस पर कुव्वतें लग रही हैं, तो उन सब को आपस में प्लस माइनस करके तो टोटल जो आती है ना चीज़, उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। तो कोई भी बॉडी उसके ऊपर जितनी भी कुव्वतें लग रही हैं उनको आपस में जमा नफी करके जो एंड रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की भी डेफिनेशन आ सकती है, तो आप ये बता दें। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, तमाम कुव्वतों का मजमुआ किसी भी बॉडी पे जो लग रहा है। ठीक है, इसकी आप इंग्लिश बना के तो वो आप लिख सकते हैं, पीछे इससे पिछले पेज पे शायद लिखी भी हुई है, वो आप देखें पढ़ लें। ठीक है, तो कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक टोटल फोर्स कोई लग रही होती है किसी बॉडी पे, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो वो फिर क्या करती है, उस बॉडी पे एक्सेलरेशन करती है। अब जाहिर है ना, किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं तो हम उसमें मूवमेंट का मतलब क्या है कि उसको हमने एक्सेलरेट किया है, उसकी वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। पीछे से धक्का लगाएंगे तो चीज ने आगे को ही जाना है ना, तो धक्का पीछे से क्या लगा रहे हैं कि चीज को हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फोर्स आगे को लग रही है तो फिर चीज ने भी आगे को जाना है, एक्सेलरेशन भी उधर को ही लगेगा। आगे का कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, यानी ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो मिकदार है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
रास्त तनासब होती है टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं। मतलब उसका ये है कि जो हम कुव्वत लगा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उस जितनी लगा रहे हैं उसी हिसाब से एक्सेलरेशन होगा। जाहिर है जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन या उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी, जितना थोड़ी फोर्स लगाएंगे, कुव्वत लगाएंगे थोड़ी, तो उतना उसमें जो मूवमेंट है वो कम आएगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर आगे कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा ताल्लुक है टू इट्स मैस, वजन के साथ। अब जाहिर है चीज़ वजनी है तो आप कुव्वत लगा रहे हैं तो आप उसमें कम मूवमेंट ला सकेंगे ना, और अगर वो हल्की है तो उतनी ही फोर्स अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा तेज़ चलेगी। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली, उल्ट ताल्लुक है उनका, कि एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा है, दूसरी ज़्यादा है तो वो कम है, इस तरह से। अब इसको देखें, साथ ही मैथमेटिकल भी हमने साथ करना है। ये तो डेफिनेशन आ गई ना, पूछेगा अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएं तो आपने ये ऊपर वाली डेफिनेशन याद करके लिख देनी है। लेकिन ये भी 4 नंबर का सवाल आता है, तो जब वो आए तो फिर हमें ये मैथमेटिकल भी करना है। बड़ा इजी है, ठीक है। ये सारे इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन द बॉडी, फोर्स एफ लग रही है, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, बॉडी का मास एम है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली वो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले हमने लिखना है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये जो अलामत है ना इस तरह की, ये ऐसे करके और ऐसे करके बना हुआ है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली, कि ए और एफ का डायरेक्ट ताल्लुक है। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन ए का और मैस का, एक्सेलरेशन और मैस का उल्ट ताल्लुक है, ठीक है ना। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। तो जिनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, ओवर में। तो जब भी चीज़ बटे में लिखी होगी तो मतलब ये होगा कि उसके साथ उल्टा ताल्लुक है उस चीज़ का, कि मैस ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम है, मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा करना है, क्योंकि इस तरफ देखें दोनों का ए है, उधर से एफ और ओवर में एम है, तो इधर से ए जो है वो हमने ये लिख लिया, ठीक है। और इधर से इनको इकट्ठा कर लिया, एफ को ऊपर 1 के साथ एफ 1 जार एफ और एम बटे में एफ ओवर एम। तो हमारी ये वाली तीसरी जो लाइन है वो बन जाएगी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। और एम चूँकि बटे में है, एम को उस तरफ ले जाएं ए की तरफ, तो एफ अकेला हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमारी ये वाली जो लाइन है बन जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर में लाना है, इक्वालिटी में लाना है, तो उसके लिए एक कांस्टेंट के लगाया जाता है। बराबर का निशान बीच में ले लें और आगे के लिख लें। तो नीचे वो बता रहा है कि के की वैल्यू जो है वो 1 आती है, तो फिर के की जगह 1 लिखेंगे, तो यानी वो नहीं लिखा गया ना के 1 एम। तो नीचे वो ये बता रहा है कि के की वैल्यू 1 आती है, तो 1 को लिखते रहेंगे, 1 को छोड़ देते हैं। तो फिर ये हमारे पास एक फार्मूला या रिलेशन, और ये फार्मूला बहुत अहम है, बड़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स किसके बराबर है? मैस इंटू एरिया के, कि कितनी आप फोर्स लगा रहे हैं वो पता चल जाता है, उस चीज़ का वजन कितना था मैस, और उसकी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब यहीं से एक वो डेफिनेशन बनती है कि ये यूनिट है उसकी। ये जो फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जब भी हम बताएंगे ना भाई इतनी फोर्स लग रही है, 20 फोर्स लग रही है, तो 20 न्यूटन फोर्स हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन कौन सी फोर्स है? दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। मतलब ये है कि आपके पास ये जो फार्मूला है ना, इन तीनों को चीज़ों को 1 कर दें। फोर्स भी 1 हो गई, मैस भी 1 हो गया, एक्सेलरेशन भी 1 हो गया। तो कहता है फोर्स 1 न्यूटन कब होगी? जब वो क्या करेगी, किसी बॉडी का जो मैस है वो 1 किलो हो, तो 1 किलो वाले बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये डेफिनेशन बनती है। तो ये क्या है? एसआई यूनिट है फोर्स की। वो साथ बता भी रहा है कि ये न्यूटन जो है उसकी फोर्स है, और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जब वो पूछे पेपर में आए कि जी 1 न्यूटन क्या चीज़ है, तो न्यूटन की आपने फिर डेफिनेशन ये बतानी है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। अगेन मैंने कहा ना ये फार्मूला है, और बड़ा मज़े के इसके सवाल आते हैं। ये पहला एग्जाम्पलें भी पेपर में आती हैं, जैसे वो एक्सरसाइज के एंड पे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से आता है, तो यहाँ से भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल्स भी आपको तैयार करनी है। कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ए, फाइंड करना है तो देखें लिख लेंगे ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन लिख देंगे। और मास कितना? 8 kg, देखें 8 kg लिख लिया। तो यहाँ तक हमारा जो है ये क्या है? डाटा।
जो सवाल में बातें थी उसका डाटा हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसमें m भी है, f भी है, a भी है, तो हमने यही फार्मूला लगाना है, f इजिकल टू m में f की जगह 20 लिख लें, ये देखें नीचे उसने 20 लिखा, मैस की जगह 8 लिखें, साथ न्यूटन और किलोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एंड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो उधर 20 उधर 8 और साथ a। अब चूंकि a फाइंड करना है तो a को अकेला किया जाता है, 8 इधर ज़रब खा 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 अब उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 20/8, तो 20 को 8 पे डिवाइड करें 2.5। और चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो एंड पे इसकी यूनिट लिख लिया करें, ये जो यूनिट है लास्ट में लिखा करें, शुरू में ज़रूरत नहीं है n kg वगैरह लिखने की, तो बस लिख दें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वो बन जाती है। तो ये यहाँ से एक उसका न्यूमेरिकल है। एक और है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg, मैस उसका कितना है 5 kg, उस पर फोर्स लग रही है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आ रहा है 10, तो उसका m1 5 kg, a1 इज इक्वल टू 10 kg, उसने आगे भी बताना होगा ना, तो इसलिए m1 और a1 हमने उसको कह दिया। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि a2, a1 तो पहले से पता है, a2 हमने फाइंड करना है। इन द बॉडी ऑफ मैस 8 kg, अब मैस कितना है 8 kg, तो अब अगले मैस को m2 कह लेंगे, ठीक है। पहला m1 और a1, अब m2 और a2। अब चूंकि एक जैसी फोर्स थी ना, तो हम फिर देखें फार्मूला लिख रहे हैं, f इज इक्वल टू m1 a1, f इज इक्वल टू m2 a2, दोनों बराबर हैं। तो जब ये इस साइड से दोनों बराबर हैं तो फिर इधर से भी दोनों बराबर होने चाहिए, यानी हम लिख लेंगे m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। ये देखिए हमने लिखा m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। अब इनकी वैल्यूज लगा लें, m1 की जगह 5, a1 की जगह पे 10, m2 की जगह पे 8, फिर ये जो kg शेजी है ये ना लिखें, आप खुद हल करके देखें इसको। अब वही बात है, a2 फाइंड करना है तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, ये मैंने स्टेप बना भी दी है, 5 × 10/8 और 50 हो गया, 50 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 6.25, तो ये भी एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको लिख देंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक रखें, नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे वो जो मैस और वेट में जो फ़र्क है वो हम करते हैं, 2-3 और 2 लेक्चरों और करेंगे तो ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है हमारा हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।